हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आप अपने दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी अभिक्रियाएं होते देखते हैं जो हमारे नज़रों के सामने हमारे आसपास होती हैं। कई बार आपने दूध को खुला छोड़ दिया होगा तो आप देखेंगे कि कमरे के ताप पर दूध का विकृति हो जाती है, लोहे के तवे में जंग लग जाती है, भोजन को पकाया जा सकता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। ऐसी अनेक क्रियाएं हमारे आसपास होती रहती हैं। तो आपने पिछली कक्षा में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया है। ये जो सारे परिवर्तन हमारे आसपास होते हैं ये कुछ भौतिक होते हैं और कुछ रासायनिक, लेकिन हम इस अध्याय में रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, इसके लिए हम दो चित्र आपको दिखा रहे हैं। पहले चित्र में देखिए कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया जा रहा है। यदि हम मैग्नीशियम रिबन को चमकदार श्वेत लौ के साथ गर्म करते हैं तो वो मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और एक श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है और बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। एक और अभिक्रिया देखिए, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इन दोनों क्रियाकलाप से हमने सीखा कि जब कोई अभिक्रिया होती है तो चार चीज़ें होती हैं। पहली, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा गैस निकलती है और चौथा तापमान में भी परिवर्तन होता है। तो हुई रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन इस रासायनिक अभिक्रियाओं को हम समीकरण के रूप में कैसे लिखें, रासायनिक समीकरण क्या है, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। हमने देखा पहले प्रयोग में कि हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया कराई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इसे हम सरल शब्दों में किस प्रकार लिख सकते हैं? सबसे सरल शब्दों में लिखने के लिए सरलतम विधि है शब्द समीकरण। देखिए इसको लिखने की विधि, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ आपको दो बातें दिखाई दे रही हैं कि जो अभिक्रिया में बाईं ओर हैं या जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उन्हें अभिकारक और अभिक्रिया के पश्चात जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है, उसके पश्चात मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, उसे उत्पाद कहते हैं। तो शब्द समीकरण के रूप में लिखना हमने देखा। इसको और सरल बनाने के लिए हम एक और विधि देखते हैं रासायनिक समीकरण लिखने की। आपने ध्यान दिया होगा, आपने 7th में और 9th में तत्वों के प्रतीक याद किए थे। तो यदि हमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों को हम ध्यान से याद करें तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए Mg मैग्नीशियम का प्रतीक प्लस O2 O ऑक्सीजन का प्रतीक, तो दोनों के मिलने से बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम MgO के रूप में लिख सकते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण बना Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। तो इतना सरल है, इसको हम बहुत लंबी चौड़ी भाषा में ना लिखकर एक छोटे से समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, जिसे देखिए Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। तो परिभाषा क्या बनी रासायनिक समीकरण की कि किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है जिसमें तत्वों को प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया जाए। अब बारी आती है संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों आवश्यक है और समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है।
तो हमने कक्षा 9th में पढ़ा था द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। तो हमने नियम में देखा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहते हैं। इसीलिए हमें किसी समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। नीचे एक अभिक्रिया देखिए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बराबर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसे हम समीकरण के रूप में निम्न प्रकार से लिखेंगे, Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। अभी हम देखेंगे कि यह समीकरण संतुलित है कि नहीं। इसके लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें तीर के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करेंगे। देखिए इस बॉक्स में सबसे पहले जिंक लीजिए। अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या जिंक की 1 है, उत्पाद में भी 1 है। हाइड्रोजन की देखिए, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या 2, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या भी 2। सल्फर को देखिए, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या 1, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या भी 1। ऑक्सीजन, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या 4, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या 4। सारणी को ध्यान से देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि दोनों ओर समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, इसलिए यह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है। और अच्छे से समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। अब हम इस समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। यह संतुलित का कार्य हम एक बार में नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमें चरणबद्ध तरीके से कार्य करना होगा। तो चरण 1 देखिए, सबसे पहले हम प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेंगे, चाहे उत्पाद की बात हो या अभिकारक की, उनको हम एक बॉक्स बना के घेरा बना देंगे। चरण 2 में देखिए, जो समीकरण है असंतुलित वाला, उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाएंगे। जैसे अभी बनाया था, वैसे सूची बनाएंगे कि दाएं तरफ कितने तत्वों के परमाणु हैं और बाएं तरफ तत्वों के परमाणु कितने हैं। देखिए सूची, आयरन अभिकारक में 1 है, उत्पाद में 3 है। हाइड्रोजन अभिकारक में 2 है, उत्पाद में 2 है। ऑक्सीजन अभिकारक में 1 है, उत्पाद में 4 है। ये कर लिया हमने। अब चरण 3 में देखिए, सबसे पहले हम अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित करेंगे। वो अभिकारक भी हो सकता है और उत्पाद भी हो सकता है। तो इस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को देखेंगे हम, तो वो है Fe3O4। उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं हम। तो यहाँ देखिए, प्रारंभ में अभिकारक में कितना है, 1 ऑक्सीजन है और उत्पाद में है 4 ऑक्सीजन। देख रहे हैं आप, अभिकारक में 1 ऑक्सीजन है और उत्पाद में है 4। अभी हमें संतुलित करना है तो हमें H2O के सामने 4 लिखना पड़ेगा। H2O के सामने हम 4 लिखेंगे। याद रखना है हमको कि हम परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए इस अभिक्रिया में शामिल तत्वों यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते। सूत्र को हमें नहीं छोड़ना है, हम उसके आगे अंकों की संख्या लगा के संतुलित करेंगे। जैसे हमें ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करना है तो हम सामने 4 लगा रहे हैं, 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 नहीं लिख सकते क्योंकि H2O पानी का सूत्र है। यदि H2O4 लिख देंगे तो यह सूत्र ही बदल जाएगा, वो पानी ही नहीं रहेगा। अब देखिए कैसा बना है समीकरण, Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। यह आंशिक रूप से संतुलित हुआ है।
अब चरण 4 में देखिए कि Fe और H परमाणु अब भी संतुलित नहीं हैं। इनमें से हम किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। पहले हम हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन परमाणु अभिकारकों में कितने हैं? 8 लगा दिया हमने सामने, और उत्पादों में है 2। तो उत्पादों में H2 के सामने हमने 2 लिख दिया, तो यहाँ 8 हो गए और यहाँ पर भी 8 हो गए। अब समीकरण को देखिए, ये भी अभी आंशिक रूप से संतुलित है। Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। अभी भी Fe संतुलित नहीं है। अब चरण 5 की ओर चलेंगे हम। अब हम Fe लोहे को संतुलित करना है। देखिए, अभिकारक में Fe 1 परमाणु है और उत्पाद में Fe के 3 परमाणु हैं। तो इनको संतुलित करने के लिए हम अभिकारकों में Fe के सामने 3 लिखेंगे। अब देखिए, समीकरण बना 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। अब हम लास्ट में फिर से एक सारणी बनाएंगे और इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या का आकलन करेंगे। देखिए, पहले हम Fe को लेते हैं, बाईं ओर 3 Fe, दाईं ओर भी 3 Fe। उसके बाद हाइड्रोजन को लेते हैं, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन बाईं ओर, इधर भी 8 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन को लेते हैं, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन बाईं ओर और दाईं ओर भी 4 ऑक्सीजन। इस प्रकार यह समीकरण पूर्ण रूप से अभी संतुलित हो गया है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं और इस प्रकार यह समीकरण संतुलित हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है और यह किस प्रकार किया जाता है। अब चरण 7, एक चीज़ और सीखना है हमको कि भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। किसी भी संतुलित समीकरण की सावधानी से हम जांच करके देखें तो इस समीकरण से हमें अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं के बारे में भी ज्ञान होता है। इसको बताने के लिए, हमें सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाना चाहिए। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय और ठोस अवस्थाओं को G, L, AQ और S से दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम AQ एक्वस या जलीय लिखते हैं। अब देखिए, जो समीकरण हमने संतुलित किया था, यदि हम उसको भौतिक अवस्थाओं के संकेत के साथ लिखें तो इस प्रकार होगा 3FeS सॉलिड माने ठोस प्लस 4H2O G गैस लिखा है। यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, H2O पानी है, यहाँ गैस क्यों लिखा है, लेकिन इस अभिक्रिया में हमने पानी का भाप के रूप में उपयोग किया है, इसलिए यहाँ पर G आया है। बनने वाले उत्पाद में देखिए Fe3O4 आयरन ऑक्साइड सॉलिड ठोस रूप में, और बनती है हाइड्रोजन गैस, उसको हमने लिखा है G के रूप में। अब प्राय हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि यह आवश्यक ना हो। कभी कभी अभिक्रियाओं में आपने देखा होगा कि तीर के निशान के ऊपर और नीचे भी कुछ लिखा रहता है, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है।
दाब कितना, ताप कितना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, किस एंजाइम की उपस्थिति में हो रही है, इस सब बातों को दर्शाने के लिए तीर के निशान के ऊपर और नीचे इनको लिखा जाता है। इस प्रकार हम समीकरण को और भी अधिक प्रभावशाली और सूचनापूर्ण बना सकते हैं। तो छात्रों, आज हमने क्या क्या पढ़ा? रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, रासायनिक समीकरण को लिखने की सरल से सरलतम विधि, फिर हमने देखा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, संतुलित कैसे करते हैं, उसके विभिन्न 7 चरण। तो आप घर में इसका अभ्यास करेंगे, पढ़ते रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आगे के पाठ में हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।